हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। संधारित्र नाम का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर सेकंड आप सभी लोग हमारा बहुत बहुत स्वागत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा हम लोग देख रहे थे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर अभी पधारने वाले हैं, ऐसे अजीमो शान शहनशाह वाली फीलिंग आ रही थी जीवन में। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे इतनी एनर्जी के साथ आते हो ना क्लास में, मजे आ जाता है। चलिए, तो बात है संधारित्र की। संधारित्र जो है चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा, एकदम सा मासूम सा, मुन्ना सा, छोटा सा, क्यूट सा टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पंखे के अंदर वो जो सफेद वाला छोटी सी डिवाइस है, जानते हो कौन सी डिवाइस की बात कर रहा हूं मैं? आपके पंखे के अंदर छोटी सी डिवाइस देखी होगी आपने, ये वाली। तो ये जो छोटी सी डिवाइस आपके पंखों के अंदर लगी होती है, इस डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर, कंडेंसर, कैपेसिटर ये बोलते हैं। तो जब आपका पंखा काम नहीं करता है तो जो आपके घर में कोई भी छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन, मेरे घर में छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन मैं ही हूं, तो मेरे को पंखा जब बंद हो जाता है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि कंडेंसर चेंज कर दो। जैसे पहले के जमाने में ट्यूबलाइट नहीं आती थी, उस ट्यूबलाइट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक काम करो, इसकी वो चोक है ना उसको चेंज कर दो, इसका जो स्टार्टर लगा हुआ है ना उसको चेंज कर दो। ये सब दिमाग में आता है। बिल्कुल वैसे ही पंखे के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कैपेसिटर ही दिमाग में आता है। तो आज आप जो चीज पढ़ने वाले हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है क्या? केमिस्ट्री क्लास है ना बच्चा, इसके जस्ट बाद केमिस्ट्री की क्लास है 1 घंटे बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत मजा आएगा आज जीवन में। शुरू करते हैं क्लास को। कैपेसिटर का काम क्या होता है? संधारित्र। सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है और ये किस काम में आने वाली चीज है। देखो, जो आपका संधारित्र है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी डिवाइसेस लगी होती हैं, हमारे घर के अंदर ऐसी कुछ अप्लायंसेस बोल सकते हो उसको आप, कि हमारे घर में कभी कभी कुछ ऐसे अप्लायंसेस लगे होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। उनको मतलब स्टार्टिंग में उनको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता है। उनको स्टार्टिंग होने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता है। क्या लिखा है? गुरु जी के चरणों में चटक मटक के, लोट पोट के, लुढ़क पुढ़क के पांव लागू। अरे वाह, क्या बात है। तो चटक मटक के, लोट पोट के, गुड़क गुड़क के खुश रहो, यह हमारा आशीर्वाद है तुम्हारा। तो बात यह है कि आपके घर में कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी डिवाइस, जैसे पंखा है मान लो आपके घर के अंदर, तो पंखे को चलने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में एक झटके की जरूरत होती है। जैसे कहते हैं ना, लाइफ में जब ठोकर पड़ेगी तो इंसान संभल जाएगा, तो लाइफ आपको एक खींच करके ठोकर देती है। जोर का झटका जोरों से लगा, वो वाली बात। तो जैसे ही जोर का झटका जोरों से लगता है, आप स्टार्ट हो जाते हो, आप अलर्ट हो जाते हो, आप एकदम से एक्टिव मोड में आ जाते हो। बिल्कुल वैसे ही इस तरह की बड़ी डिवाइसेस को, पंखे वगैरह को एक बार स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिया 20 एम्पियर करंट की आवश्यकता है, 20 से 40 एम्पियर। और हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आती है ना, तो सप्लाई बहुत सस्ती आती है, इतनी नहीं होती। या तो 3 एम्पियर की करंट आपको मिलेगी या 5 एम्पियर की करंट मिलेगी, यही सप्लाई हमारे घरों में आती है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारे घरों के अंदर इतनी सप्लाई आती नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि इस पंखे को चलने के लिए हमेशा 20 एम्पियर करंट की आवश्यकता होगी। समझना बात को, इस पंखे को चलने के लिए हमेशा 20 एम्पियर करंट की आवश्यकता नहीं होगी। इसको बस स्टार्ट करने के लिए 20 एम्पियर करंट की आवश्यकता होगी। एक बार झटका लग के, आपने देखा जब पंखा चालू होता है तो खर्र ऐसे चालू हो जाता है एकदम से, तो जो स्टार्टिंग का खर्र है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए 20 एम्पियर करंट चाहिए। समझ में आई बात? इसलिए कभी कभी क्या होता है, जब आपके पंखे का ये कैपेसिटर जो है ना, ये खराब हो जाता है, तो पंखा ऐसे करता रहता है। और करता है ना, तो आप जाकर के अगर उसको ऐसे डंडे से ऐसे घुमा दो ना हल्का सा, तो वो चलने लगता है। याद आ रहा है? होता है ऐसा आपके साथ? तो उस समय आपका जो कैपेसिटर है ना, वो खराब हो गया है, जिसके कारण से क्या है कि पंखा ऐसे कर रहा है। उसको चालू करने के लिए आपको झटका देना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री बैठे हुए ऐसे डंडी लेकर के कि कैपेसिटर काम कर नहीं रहा है,
अब झटका देते रहो पंखे को, जब चलाना तब झटका दे रहे हो, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। इसलिए कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है और नया कैपेसिटर लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कैपेसिटर संधारित्र एक इस प्रकार की डिवाइस है जो हमारे पंखे को एकदम से झटका देने में या हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को एकदम से झटका देकर के चलाने में काम आती है। अब ये सवाल आता है कि ये अगर एकदम से करंट दे रहा है, एकदम से झटका दे रहा है पंखे को, तो इसके पास झटका देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। किस चीज से झटका दे रहा है ये? ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये इतनी सारी करंट एक बार में दे पा रहा है? रीजन है कि इसके अंदर रहता है आवेश, इसके अंदर रहता है चार्ज, इसमें संचित आवेश रहता है, स्टोर्ड चार्ज रहता है इसके। दिमाग में सवाल ये आता है कि स्टोर्ड चार्ज इसके अंदर आया कहां से? तो जब हम कैपेसिटर को देखते हैं तो अभी आप ये बात समझ जाएं कि जो आपका कैपेसिटर है वो और हाँ, कूलर के साथ भी ऐसा होता है, कूलर के साथ भी ऐसा होता है। कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर रहता है। जैसे ही पंखा चालू करते हो, कैपेसिटर वो सारा चार्ज इकट्ठा करके, सारा का सारा इकट्ठा करके पंखे को देता है। अगर एक साथ पंखे को चार्ज देगा तो चार्ज का जाना ही तो क्या है? करंट है। तो एक साथ सारा चार्ज पंखे को देता है और पंखे को 20 एम्पियर 40 एम्पियर की करंट एक साथ मिल जाती है। झटके से आपका पंखा चालू हो जाता है। चालू होने के बाद तो जो हमारी सप्लाई आ रही है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी सप्लाई से ही आपका पंखा चलता रहेगा। तो अगर मोटी मोटी बात करें, तो केवल यही है कि भाई संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को संचित करके रखती है ताकि समय आने पर एक साथ वो आवेश को सामने वाली युक्ति को दे सके। यही संधारित्र की परिभाषा है, यही संधारित्र की मोटी मोटी बात है। अब दिमाग में ये आता है कि ये चार्ज को किस फॉर्मेट में संचित करती है। तो आप जब इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये चार्ज को किस रूप में संचित करती है। बाकी ध्यान रखें कि अभी आप ये बात याद रख लें बस कि आवेश को संचित करके रखने वाली डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, और हम उसको काम में कब लेते हैं? जब हमें एकदम से कोई युक्ति को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और बातें अच्छे से करते हैं। संधारित्र होता है कैपेसिटर। संधारित्र के पास एक गुणधर्म होता है आवेश को संचित करने का। एक संधारित्र कितने आवेश को अपने अंदर संचित करके रख सकता है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। संधारित्र के आवेश संचय करने की प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको धारिता के नाम से जाना जाता है। सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। क्या कहना चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई भी वस्तु, जैसे मान लो ये आपकी एक वस्तु है, ये आवेश को अपने ऊपर संचित कर रही है, तो जितना ज्यादा आवेश ये अपने अंदर संचित करेगी हम ये बोलेंगे कि इसमें धारिता उतनी ही ज्यादा है। आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। सिंपल। ये धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है सर, जरा बताओ। पहली बात, जितना ज्यादा आवेश का संचय होगा उतनी ही ज्यादा धारिता होगी। सीधी सी बात है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु 10 कूलाम आवेश को अपने अंदर संचित करके रख सकती है और ये वस्तु 5 कूलाम आवेश को अपने अंदर संचित करके रख सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाली वस्तु की धारिता ज्यादा है। ठीक है। अब एक बात को समझने की कोशिश करना, मान लो आपने ये वस्तु है, इस वस्तु को आपने आवेश दिया और आपने इस वस्तु को थोड़ा बहुत आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया आपने इस वस्तु को। इस वस्तु को प्लस आवेश देने पर, समझना ध्यान से बेटा जी, इस वस्तु को प्लस आवेश देने पर इस वस्तु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होगा। मान लेते हैं ये जो वस्तु है हमारी, ये वस्तु हमारी गोला है।
टेंटन है, ये लो। और हमारा जो गोला है उसकी त्रिज्या किधर गया किधर गया, हमारा जो गोला है उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इस गोले को हमने थोड़ा बहुत आवेश दिया, जब इस गोले को हम थोड़ा बहुत आवेश देंगे तो थोड़ा बहुत आवेश देने से इस गोले के ऊपर एक विभव उत्पन्न होगा। इसकी सतह पर जो विभव का फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से पता है। अगर इसके ऊपर आवेश Q है तो विभव का फॉर्मूला है KQ अपॉन कैपिटल आर। अब अगर आप इसको और ज्यादा आवेश देना चाहते हो, पहले से इसके ऊपर आवेश आपने दे दिया मेहनत करके, अब अगर आप इसको और ज्यादा आवेश देना चाहते हो तो आपको अनंत से आवेश को लेकर के आना पड़ेगा। दिख रहा है क्या? इतना गंदा कलर लिया है सर आपने, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा कलर लो, ये जो आवेश है dq, ये छोटा सा आवेश, इस छोटे से आवेश को अगर आप और ज्यादा लाना चाहोगे, देखो पहले से आवेश ही तो इसके ऊपर विभव है KQ अपॉन आर, अगर और ज्यादा आवेश लेकर के आना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। और आपको पता है कि कार्य का फॉर्मूला अनंत से उस पॉइंट तक, अनंत से मान लो ये पॉइंट P है, अनंत से P तक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो होगा विभव उस बिंदु पर, आपको अच्छे से पता है, गुणा जिस आवेश को आप लेकर के आ रहे हो। आपने अभी अभी सीखा है कुछ समय पश्चात, कुछ समय पूर्व, एक दो क्लासों के पहले, कि अगर अनंत से आप इस बिंदु पर किसी आवेश को लाना चाहते हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किस चीज के समानुपाती है? Vp के समानुपाती है। इस बिंदु पर कितना विभव है उसके समानुपाती है, उस पर निर्भर कर रहा है। जितना ज्यादा इस पर विभव होगा, जितना ज्यादा इस पर विभव होगा उतना ही ज्यादा इस आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा आवेश को लेकर के आना। और आवेश अगर कम आएगा तो इसका मतलब यह होगा कि आवेश को धारण करने की क्षमता भी कम है, संधारित्र की धारिता भी कम है। सीधी सी बात है, धारिता कम है। तो संधारित्र के पास एक गुण होता है धारिता, और धारिता का मतलब पता है क्या है? गंदी बात। संधारित्र के पास एक गुण होता है धारिता, और धारिता का मतलब क्या है? आवेश को रोक के रखने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता। तो ये किस बात पर निर्भर कर रही है वो समझिए बेटा। पहली बात तो ये आवेश Q पर निर्भर करेगी, जितना ज्यादा आवेश Q होगा उतना ही धारिता होगी। ये हम सोच सकते हैं दिमाग से। एक और चीज हम ये सोच सकते हैं कि भाई जितना ज्यादा यहां पर विभव होगा उतना ही ज्यादा आवेश देने में दिक्कत होगी। मतलब विभव और कैपेसिटेंस में, विभव और धारिता में कहीं ना कहीं जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिश्ता होना चाहिए, इस प्रकार का। तो जो इसका फॉर्मूला बन के आता है वो फॉर्मूला कैसा बन के आता है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये फॉर्मूला इसका बन के आता है। धारिता का फॉर्मूला होता है Q इंटू V, Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V। बट यहां पे आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप नोट कर सको तो। मजे की बात यह है कि C Q तथा V पर निर्भर नहीं करता। ये मजे की बात है कि C Q तथा V पर निर्भर नहीं करता। अब आपको आप लोग सर ये क्या बोल रहे हो? आप थोड़ा कम समझ में आया, ध्यान सुनो। आप लोगों ने V समानुपाती I होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, सुना आपने इसके बारे में? प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। सुना है आपने ये? क्या आपने क्लास 10th में ये चीज पढ़ी है? क्या आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर हम V को दुगना करेंगे तो V को दुगना करने पर I भी दुगना हो जाएगा। अगर वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगी। और अगर V को दुगना करने से I भी दुगना हो गया तो R के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात मानते हो? इसलिए कहते हैं कि जो प्रतिरोध है R वो V और I पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध R निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर और चालक की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और फॉर्मूला निकल करके आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। इसी प्रकार प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपका C है वो Q और V पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि Q समानुपाती होता है V के। अगर आप यहां से देखो तो समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो आ रहा है कांस्टेंट C,
और यहां से निकल के आ रहा है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, परंतु पॉइंट टू बी नोटेड क्या है वो सुनो कि अगर आप Q को डबल करोगे तो V भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर Q भी डबल हो गया, V भी डबल हो गया, दो से दो कट जाएगा, C उतना का उतना ही रहेगा। इसलिए हम लोग ये बात बोलते हैं कि C जो है वो Q और V पर निर्भर नहीं करता है। सोकिल कुमार जी कह रहे हैं सर हमने पढ़ा ही नहीं है, ओम का नियम हमने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अभी थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, समझ लेना। फिलहाल याद रख लो कि यहाँ पे जो Q है उसमें कोई भी चेंज करोगे तो V के अंदर भी चेंज हो जाएगा, सेम चेंज हो जाएगा, और C के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो धारिता है, ये धारिता आपकी निर्भर नहीं करती है Q पर और V। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो, यस और नो? यहां तक आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्यों बढ़ेंगे आगे? यहां तक आगे आएगा तो समझोगे तो बढ़ेंगे ना। ठीक है, और यहां से एक बात साफ साफ दिख रही है कि जितना ज्यादा V होगा उतना ही C कम होगा। देख लो, Q बराबर C बराबर Q अपॉन V। जितना V कम होगा उतना ही, जितना V ज्यादा होगा उतना ही C कम होगा। ये बात मैंने आपको समझा ही दी है, क्योंकि जितना ज्यादा विभव होगा उतना ही आवेश देने में आपको दिक्कत होगी, और आवेश देने में दिक्कत होगी तो धारिता कम आएगी। वो तो दिख ही रहा है साफ साफ। सही है। एक बात समझाता हूं मैं आपको अच्छे से, वापस से ध्यान से सुनिए। आपने इस गोले को एक आवेश दे रखा है प्लस पहले से, ठीक है, और इसके कारण इस पे एक विभव है V। समझना ध्यान से, वापस वापस समझना। अगर आप बाहर से इसको कोई आवेश देना चाहते हो तो क्या आप इसको आवेश दे पाओगे? ये जो प्लस पहले से उपस्थित है ये उस Q को रोकेगा, प्रतिकर्षण करेगा। इस प्लस के होने के कारण इस गोले पर क्या उत्पन्न हो चुका है, विभव उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि जितना ज्यादा आवेश इसको अंदर आपने दिया उतना ही उसके अंदर क्या आ गया, विभव आ गया। तो V के ज्यादा होने के कारण, सुनना ध्यान से, अगर इस dq आवेश को आप अनंत से लाना चाहते हो तो अनंत से लाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा वो कार्य होगा इस बिंदु पर विभव गुणा जिस आवेश को आप लेके आ रहे हो। सीधी सी बात है। तो समझने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा विभव होगा उतना ही आवेश को लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा उतना ही धारिता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो अगर V बहुत ज्यादा है तो उस चालक के लिए C का मान क्या होगा, कम होगा। ये एक बात है। दूसरी बात, क्या सर हम V को बदल देंगे तो C बदल सकते हैं? नहीं, V को बदल के आप C नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि V को बदलोगे तो Q भी बदल जाएगा। आपने V को आधा किया, Q भी आधा हो जाएगा। आपने V को दुगना किया, Q भी दुगना हो जाएगा। और C बराबर होता है Q अपॉन V, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली बात मैं समझाना चाह रहा हूं। तो Q और V के ऊपर C निर्भर नहीं करता है। अगर आपने Q और V में परिवर्तन किया तो C वही का वही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता Q और V से। C किस बात पर निर्भर करता है उस पर अपन अभी आएंगे। C जो है आपका जो भी चालक है उस चालक के, वो चालक किस माध्यम में रखा हुआ है इस बात पर निर्भर करता है, और वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपका जो चालक है उसके पैरामीटर क्या क्या है, आपका चालक जो है उस चालक की विमाएं क्या क्या है उस पर निर्भर करता है। बताओ। आ रहा है सर समझ में, आ रहा है सर समझ में। ठीक है, एक बात बताओ, आपको पता है सी का मात्रक क्या है? सी का मात्रक चेक करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट को हम लोग फेरेड कहते हैं। कूलाम पर वोल्ट को अपन क्या बोलते हैं, फेरेड कहते हैं। तो जो आपके सी का मात्रक है, सी का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, फेरेड है। कैपिटल एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं। सबको मक्खन हो रहा है, टॉपिक बहुत अच्छी बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मान लो किसी चालक की धारिता आपको लिख करके दे रखी है 5 फेरेड।
तो इसका क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। C इज इक्वल टू है Q अपॉन V। C कितना दे रखा है आपको, 5 फेरेड। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि चालक को 5 कूलाम आवेश दिया गया तो उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाए। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने एकदम सही बोला? हमको तो ये भी समझ में नहीं आया कि सर आपने क्या बोला, बट आपने बोला तो सही बोला होगा। 5 फेरेड दे रखा है धारिता। इसका मतलब यह है कि उस चालक का 5 कूलाम आवेश दोगे तो उसका वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। यह है 5 फेरेड का मतलब, क्योंकि क्यू का मान 5 कूलाम, ए बी का मान 1, तब जाके वैल्यू निकल के आएगी 5 कूलाम पर वोल्ट बराबर 5 फेरेड। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी आवेश, किसी चालक की धारिता 5 फेरेड है, इसका मतलब यह है कि अगर उसको आप 5 कूलाम आवेश दोगे तो उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, और उसका विभव बढ़ जाएगा तो आगे उसको और आवेश देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अगर किसी चालक का 15 फेरेड है धारिता, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है इस चालक को 15 कूलाम आवेश देने पर, 15 कूलाम आवेश देने पर इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ेगा। बताओ कौन ज्यादा अच्छा है? नीचे वाला ज्यादा अच्छा है कि ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है? नीचे वाला ज्यादा बेटर है या ऊपर वाला ज्यादा बेटर है? नीचे वाला ज्यादा बेटर है कि ऊपर वाला ज्यादा बेटर है? नीचे वाला ज्यादा बेटर है कि ऊपर वाला ज्यादा बेटर है? ये 5 कूलाम आवेश लेने पर अपने वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ा रहा है। ये 15 कूलाम आवेश को ग्रहण कर रहा है, फिर अपने वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ा रहा है। ऊपर वाले से बेहतर नीचे वाला है, क्योंकि नीचे वाला जब 15 कूलाम आवेश को अपने अंदर ग्रहण करता है तब जाकर के वो 1 वोल्ट से अपने वोल्टेज को बढ़ाता है। कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये 15 वोल्ट खींचने के बाद में, 15 वोल्ट खींचने के बाद में, 15 वोल्ट खींचने के बाद में, सॉरी 15 कूलाम खींचने के बाद में 1 वोल्ट बढ़ाता है। ये 5 कूलाम खींचने के बाद में ही 1 वोल्ट बढ़ा देता है। तो ये कम कैपेसिटी का है, ये ज्यादा कैपेसिटी का है। अब थोड़ा थोड़ा आपको कैपेसिटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? काफी बच्चे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रहे हैं। भैया नीचे वाले का ज्यादा है ना। मैं आपको कह रहा हूं कि आपका पेट फुल होता है एक चपाती खाने के बाद, और एक व्यक्ति है जिसका पेट फुल होता है 5 चपाती खाने के बाद। कौन से वेक्टर की कैपेसिटी ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है, दूसरे वाले की ज्यादा है। तो ये भाई साहब 5 कूलाम आवेश देने पर अपने आप का वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ा देते हैं, और ये भाई साहब 15 कूलाम आवेश लेने के बाद अपना वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ाते हैं। मतलब कैपेसिटी इनकी ज्यादा है, और यही तो सी है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि हाँ, सी अगर आपको लिख के दिया जाए तो उसका क्या मतलब होगा। वेरी गुड, हमको सब समझ में आ गया सर, हमको सब समझ में आ गया। मजे आ गया सर, मजे आ गया सर, मजे आ गया सर। आगे पढ़ाओ सर। धारिता की निर्भरता पे आते हैं अपन। हे धारिता, तुम किस पर निर्भर करती हो, जरा हमको बताओ। ये चालक की विमाएं तथा
माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक की विमाएं तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। चलो सर शुरू करते हैं। हम एक गोलीय चालक की धारिता निकालते हैं। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। आप चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। मजा ही आ गया। मजा तो अब आएगा बेटा। देखो, इस कैपेसिटर को आपने कैपेसिटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तो एक चालक है, इसकी धारिता निकाल रहे हैं हम। हमने इसको जो भी आवेश दिया, ये आवेश की सतह पर एक समान रूप से फैल गया। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, उसको हमने आवेश क्यू दे रखा है। अब सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन वी। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें कि इस गोले की सतह पर विभव का फॉर्मूला कितना होगा? अगर आपको ये नहीं पता है, इसका मतलब आप पुरानी क्लासेस को ठीक से नहीं पढ़ रहे। एक चालक गोले की सतह पर विभव का फॉर्मूला होता है कि कैपिटल क्यू जितना उसके ऊपर आवेश है डिवाइड बाय उसकी जितनी त्रिज्या है। तो यहां पे C बराबर क्यू अपॉन वी होता है, इसमें V का मान रख देंगे यहां पे, तो C इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन के क्यू अपॉन आर। Q से Q कट जाएगा, C इज इक्वल टू आर अपॉन के। कितना गंदा लग रहा है सर ये, कोई बात नहीं। आप जानते हो कि K का मान कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप ऐसे लिख दो, C इज इक्वल टू आर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। क्या सीखे मुन्ना? अब बताओ, धारिता के फॉर्मूले में कहीं पे Q आ रहा है? नहीं आ रहा। धारिता के फॉर्मूले में कहीं पे V आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है धारिता के फॉर्मूले में? त्रिज्या आ रही है। त्रिज्या कहलाती, जितनी ज्यादा त्रिज्या बढ़ती जाएगी उतना आपका स्फीयर बड़ा होता जाएगा। त्रिज्या किस में आती है? विमाओं में आती है। इसलिए मैं कह रहा था चालक की विमाओं पे धारिता निर्भर करती है। आगे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की प्रकृति। इसलिए मैं कह रहा था कि सी जो है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकल करके आया? फॉर्मूला निकल के आया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। किसके लिए? एक चालक गोले के लिए जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और जिसके ऊपर आवेश कैपिटल Q है। चलो सर आगे पढ़ो। अब अगर मैं आपसे बोलूं यदि कैपिटल R इज इक्वल टू 1 मीटर हो, मतलब ये 1 मीटर का गोला हो। 1 मीटर समझते हो ना आप? वो ऐसे, ये 1 मीटर होता है। 1 मीटर जितना बड़ा गोला हो तो उसकी धारिता कितनी होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताऊं मैं आपको, इसको ऐसे देखने की जगह ऐसे भी तो देख सकते हैं, कैपिटल R अपॉन के। क्योंकि के का मान रखना बहुत आसान होता है। के का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, और ऊपर क्या आ रहा है? 1 मीटर। कितना आया ये? 9 इंटू 10 पावर माइनस 9। गंदी बात, बहुत गंदी बात सर। ये क्या कर दिया आपने? 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9 था, 10 से गुणा कर दो और 10 का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 9 इंटू 10 की घात 10। 9 का भाग लगाओ 10 में, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 10। ये आ रहा है आंसर। कभी कभी घाई घाई में जल्दी हो जाती, गलती हो जाती है। तो कैपेसिटेंस सी कितना निकल के आ रहा है? 1.1 इंटू 10 की घात माइनस 10 फैरेड। आपको लगता है ये कैपेसिटेंस अच्छा है? आपको लगता है ये कैपेसिटेंस बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे? आपको गलत है सर? हाँ गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक कर दिया मैंने उसको।
घाई घाई में गलती हो गई थी, घाई घाई मतलब जल्दी जल्दी में। तो C बराबर 1.1 इंटू 10 की घात -10 फेरेड आंसर है। क्या ये आपको लगता है कैपेसिटेंस कैपेसिटर आपके किसी काम का है? आपको पता है ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1.1 इंटू 10 की घात -10 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। सही बात है, देख लो यार। अगर 5 फेरेड किसी की धारिता है, इसका मतलब क्या है? 5 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। किसी की धारिता 15 है, इसका मतलब क्या है? 15 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। यहाँ पे धारिता कितनी आ रही है? 1.1 इंटू 10 की घात -10 फेरेड। इसका मतलब 1.1 इंटू 10 की घात -10 कूलाम आवेश देने पर ही वोल्टता 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। ये अच्छी है? छीछी, कितनी गंदी है ये सुगली एकदम। इतना बड़ा गोला लेने के बाद भी, 1 मीटर का इतना बड़ा गोला लेने के बाद भी इतना सा आवेश देते ही वो अपना वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ा लेगा। और जैसे ही वो अपना वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ाएगा, तुम्हारे जीवन की हत्या शुरू, क्योंकि अब उसको और आवेश देने में तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो चालक अपना वोल्टेज इतना सा आवेश देने पर ही बढ़ा ले, वो एक अच्छा आवेश ग्रहण करने वाला नहीं हो सकता। अरे जिसकी भूख एक घास खाते ही भर जाए, एक घास रोटी खाते ही पेट भर गया भाई साहब, अरे किस काम के हो यार तुम? हम चाह रहे थे कि तुम लोग अपने अंदर खाना ठूस लो अच्छे से। खाना ठूसने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब कोई एक घास खाते ही उसका पेट भर जाए, तो उसकी क्षमता तो बहुत कम हुई ना। तो इसका मतलब ये जो है, इतना सा चार्ज लेते ही 1 वोल्ट अपना विभव बढ़ा लेगा। अरे घटिया है तू, किसी काम का नहीं है तू। 1 मीटर का गोला हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, एक और केस देखते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिमाग लगाते हैं। C इज इक्वल टू 4πε0 R या फिर R/K है ना। ठीक है, हमने कहा हम ये चाहते हैं कि 1 फेरेड का आवेश होना चाहिए। हम ये आवेश नहीं, धारिता। हम ये चाहते हैं कि 1 फेरेड की धारिता होनी चाहिए। उसके लिए हमें कितना बड़ा त्रिज्या का गोला लेना पड़ेगा, जरा चेक करते हैं। C इज इक्वल टू 1 फेरेड बराबर R/K। तो 1 बराबर R/K कितना होता है? 9 इंटू 10 की घात 9। इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 इंटू 10 की घात 9 मीटर। सत्यानाश हो इसका। देख रहे हो तुम? देख रहे हो? देख रहे हो क्या हो रहा है? पृथ्वी की त्रिज्या पता है कितनी होती है? पृथ्वी, धरती माता, धरती माता की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में लिखें तो 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। अगर आपको 1 फेरेड कैपेसिटी का गोला चाहिए, तो उसकी त्रिज्या धरती की त्रिज्या से भी बड़ी लेनी पड़ेगी। और लग भी रहा था हमको, साला 1 मीटर बड़ा गोला जो है वो इतना कम धारिता का है। तो 1 फेरेड लेने के लिए हमें इतना बड़ा गोला लेना पड़ेगा जो पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज्यादा है। अरे क्या पागल समझ रखा है क्या? हम पृथ्वी में रहते हैं और हमें पृथ्वी के अंदर रहते हुए हमारे इस छोटे से पंखे को झटका देना है। और हर के छोटे से पंखे को झटका देने के लिए हम ऐसी कोई चीज ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर चार्ज रहे और वो हमारे पंखे को खटाक से झटका दे दे और हमारा पंखा ऊ करना बंद कर दे। और साला तुम हमको कह रहे हो कि तुमको अगर 1 फेरेड का झटका देने वाली चीज बनानी है तो उसके लिए तुम्हें एक गोला लेना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या 9 इंटू 10 की घात 9 मीटर होगी और वो जाकर के तुमको 1 फेरेड के बराबर झटका देगा। कमाल करते हो यार पांडे जी, नहीं हो पाएगा ये तो। मजा नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक ऐसे सामान्य चालक को यूज करके, हम एक सामान्य चालक को यूज करके जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भैया बहुत मुश्किल है। ई तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले समय में पता है खोज की गई समांतर प्लेट संधारित्र की। इसलिए आने वाले समय में खोज की गई किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र की। आपको पता तो होना चाहिए कि संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की खोज क्यों की गई थी। ये जो सिंपल सा, हमको तो एक झटका देने वाला चार्ज चाहिए।
हमारे पता है पंखे में कितने का होता है, जो पंखे के अंदर लगता है, बताओ। मैंने जो एग्जांपल के तौर पे लिया था वो कितने का था? एक मिनट, कितने के हो भाई तुम? इस पे लिखा हुआ नहीं है यार कि ये कितने फेरेड का है, इस पे लिखा हुआ नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी मैं मान लेता हूं कि ये 2 फेरेड का है। एक मिनट, चेक करें क्या? कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर, एग्जॉस्ट के फैन कैपेसिटर, एग्जॉस्ट फैन कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर मैन्युफैक्चरर, ये देखो 3.15 माइक्रोफेरेड का है ये, 3.15 माइक्रोफेरेड का। 3.15 माइक्रोफेरेड, या 3 माइक्रोफेरेड मान लो, मतलब 3 × 10⁻⁻⁶ फेरेड। इतने फेरेड का कैपेसिटर पंखे में लगा रहे हैं। अगर यही अपन सिंपल सा एक गोला ले लें और उससे उम्मीद करें कि भाई तू बन जा, तो अगर C बराबर हमारा हो 3 × 10⁻⁶, तो R कितना होगा निकालते हैं। Q इज इक्वल टू, गंदी बात, बहुत गंदी बात, C इज इक्वल टू R अपॉन K, इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू कितना होगा, C इंटू K। C कितना है अपना 3 × 10⁻⁶, K कितना है 9 × 10⁻9, इक्वल टू 9 9 दूनी 18, 9 27, इंटू 10⁻3, मतलब 27, 1 2 3 मीटर, मतलब 27 किलोमीटर। समझ में आया कुछ या ऊपर से गया? जो पंखे का छोटा सा कैपेसिटर है जिसको हम काम में ले रहे हैं, ये आपको पता है इस कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है 3 × 10⁻⁻⁶ माइक्रोफेरेड, फेरेड। 3 माइक्रोफेरेड का है, मतलब 3 × 10⁻⁻⁶ फेरेड इसकी पावर है। अगर इतनी पावर का आप एक छोटे से गोले से उम्मीद कर रहे हो, इतने छोटे से गोले से उम्मीद कर रहे हो कि वो ये काम कर दे, तो उसके लिए वो गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 27 किलोमीटर। झूठ तो बोल नहीं रहा यार। C बराबर R इंटू सी इंटू के, सी का मान कितना है 3 × 10⁻⁶, के का मान 9, 9 में से 6 गए 3 बचे, तो 9 या 27, 27 × 10⁻3, 27,000 मीटर, मतलब 27 किलोमीटर। अरे क्या पागल समझ रखा है क्या? 27 किलोमीटर लंबा गोला बनाऊंगा तब जाकर के मेरे को उतना झटका देने वाला चार्ज मिलेगा, झटका देने वाली चीज मिलेगी जो इतनी छोटी सी चीज कर देती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कल की क्लास में जब आप समांतर प्लेट संधारित्र या और आगे अलग टाइप के संधारित्र के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन सबके इंपॉर्टेंस क्या है। कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक पा रहा, अकेला गोला जिसके ऊपर आवेश है, अगर मैं उसको यूज करूं पंखे को झटका देने के लिए, तो एक छोटे से पंखे को चलाने के लिए मुझे 27 किलोमीटर लंबा गोला लाना पड़ेगा, और वो मेरे काम का होगा। फिर क्या है ये? क्या है क्या ये? क्या है क्या ये? क्या है ये किसी काम का? नहीं है ना? नहीं है ना? पूछा तो कह रहे हैं सर हमेशा 1 वोल्ट विभव ही बढ़ेगा। नहीं बेटा, वो फेड की डेफिनेशन से निकाला है मैंने। जैसे मान लो किसी का, आप देखो ना, खुद देख करो, जैसे किसी का C बराबर 3 फेरेड है, मतलब ये Q/V के बराबर है, मतलब Q/V बराबर कितना आना चाहिए 3। ये 3 कब आएगा? जब 3 कूलाम आवेश बढ़े 1 वोल्ट, मतलब 3 कूलाम आवेश देने से 1 वोल्ट बढ़ेगा, तब वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अगर किसी की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है? आवेश का मान 3 कूलाम है, वोल्टेज 1 वोल्ट है, तब जाके तो 3 कूलाम पर वोल्ट आ रहा है, मतलब 3 फेरेड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वोल्ट, 3 कूलाम देने पर अगर वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ेगा, तब जाकर के वो 3 फेरेड की धारिता कहलाएगी। तो अपन उसको रिवर्स में उसी हिसाब से जज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये तो बहुत बेकार है, किसी काम का नहीं है, ये बेकार है, इतना बड़ा हम इतना बेकार नहीं ले सकते, और ये मस्त है। तो अब कल की क्लास में अपन ये समझेंगे कि ये मस्त क्यों है, ये बेकार क्यों है। वो तो आज की क्लास में आपको कंटाप समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में आप ये समझोगे कि ये मस्त क्यों है, वाई दिस इज वेरी मस्त। ठीक है।
इतना बड़ा गोला लेगा कौन? इतना बड़ा गोला ले ही नहीं सकते बच्चा, इतना बड़ा गोला ले ही नहीं सकते। सर आप कहना क्या चाहते हो? हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हम इस तरह से एक छोटे से गोलीय चालक को ले लें और उस गोलीय चालक को आवेश दे दें और हम इसको यूज करने की कोशिश करें हमारे पंखे को झटका देने के लिए, तो वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया, इसकी धारिता बहुत कम आ रही है, इसकी कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की बहुत कम आ रही है। इसकी कैपेसिटी आप देखो, 1 मीटर बड़ा गोला, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है बेटा, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा गोला लोगे ना तो उसकी धारिता होगी 1.1 इंटू 10⁻⁻10, इतनी कम। और हमें पंखे में 3 या 5 के आसपास चाहिए होती है, 3-5 छोड़ो, ये बहुत कम है। और हमने पता लगाया कि अगर धारिता 1 फैरेड हो तो कितना बड़ा गोला लेना पड़ेगा। धारिता 1 फैरेड करने के लिए आपको इतना बड़ा गोला लेना पड़ेगा, धरती से भी बड़ा। और हमारे पंखे में जो काम आता है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, अगर उतना चाहिए जो हमारे पंखे में लगा होता है छोटा सा, उसकी जगह अगर आपको गोले को यूज करना हो तो उस गोले की त्रिज्या होनी चाहिए 27 किलोमीटर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक गोलीय चालक जो है वो हमारे पंखे में या हमारी डिवाइस में काम नहीं आ सकता, इसलिए झटका देने के लिए हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। इसकी धारिता बहुत कम है, इसलिए फिर हम लोग खोज करते हैं संधारित्र की। संधारित्र वो युक्ति होती है जिसकी धारिता बहुत ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, परंतु ये बात समझ लेना कि गोलीय चालक की धारिता इतनी नहीं है कि वो हमारे काम आ सके। आ गया समझ में? आ गया समझ में? बताओ क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी प्रकार का? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से। कोई इशू है, कोई डाउट है, कोई समस्या है? नहीं है तो बस ये टॉपिक यहीं पे आपका समाप्त होता है। कल हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र या किसी और प्रकार के संधारित्र की बात करेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा कि धारिता ज्यादा से ज्यादा है, धारिता ज्यादा से ज्यादा है। अब धारिता को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्या किया जा सकता है वो हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि धारिता को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, धारिता को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सर पढ़ाओ, मुझे पंखा सही करना है। एक दिन तुम कूलर चला लो, पंखा कल ठीक करना सिखाऊंगा। मजा आ गया? मजा आ गया? कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात। तो अगर आज के टॉपिक में आपको मजा आया और ये कंसेप्ट आपको 100% क्लियर है तो आपको एक ही काम करना है कि कमेंट सेक्शन में जाकर के इस टॉपिक संबंधित जो भी चीज आपने आज सीख ली है उसको आपको लिख देना है। जो फॉर्मूला आपने सीखा C बराबर 4πε0r उसके बारे में लिखना है। और आपको ये साबित करना है कि अगर एक गोलीय चालक हो तो उसको 1 फैरेड का आवेश देने, 1 फैरेड की धारिता देने के लिए या एक 1 फैरेड धारिता वाला गोलीय चालक बनाने के लिए कितनी त्रिज्या होती है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको याद रहे। और कल जब आप समांतर प्लेट संधारित्र या फिर और प्रकार के संधारित्रों का अध्ययन करो तो आपको ठीक से मजा आए। ठीक है? और एक बात ध्यान रखना कि ये है संधारित्र, ये है संधारित्र का गुणधर्म धारिता। धारिता का मतलब होता है आवेश को होल्ड करने की क्षमता, आवेश को धारण करके रखने की क्षमता। और हमने ये जान लिया कि एक गोलीय चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए कल हम लोग एक स्पेशल युक्ति बनाएंगे जिसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। उसकी धारिता भी एकदम मस्त होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कमेंट सेक्शन बढ़ जाना चाहिए कंसेप्ट से जो आपने आज सीखे। नीचे नंबर शो हो रहे हैं, उस पर कॉल करिए, बैच परचेज कीजिए ताकि एक्सक्लूसिव क्लासेस आपको मिलती रहे। बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।